होते हैं जिनको सिवियर कोविड होने की संभावना होती है. What are the risk factors for severe COVID? We'll be discussing this topic very soon, but before I do that, I would request Sonali ji to please conduct the morning prayer. Good morning, everyone. 24th January, Monday, 2022. आप सबसे प्रार्थना है कि आंखें बंद करके मेरे साथ मंत्र जाप करें. ओम नमः शिवाय. 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 Have a lovely day. Thank you, ma'am. Thank you, Sonali ji, for that lovely prayer this morning. So I'm going to start off. मैंने एक ही स्लाइड में सब कुछ कंप्रेस करके आज डाल दिया है. I have not made separate slides because I don't want to talk about these diseases. I just want to bring to your notice that these are the people. क्योंकि why are we talking about this? Because recently we have seen that there are COVID related deaths, and ये जो COVID related deaths हैं ये sometimes these are incidental findings कि जो अभी हॉस्पिटल में समझ लो आईसीयू में कोई है, they are getting serious for other reasons, but then उनको अगर हम टेस्ट करते हैं तो उनमें कोविड निकलता है. So yes, the primary cause of death might not be COVID, but COVID can be a contributing factor as well. So अगर इन लोगों को so there are इस चीज के दो पहलू हैं जो ये यहाँ पे conditions अभी लिखी हुई है. This is not a complete list, number one. Number two, this is just written in alphabetical order. इसमें कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखे हैं उसमें बीमारी ज्यादा सिवियर होती है. This is just written in alphabetical order. एंड दूसरी बात है कि इन लोगों को कोविड हो सकता है सीरियस हो, या फिर इनकी जो बीमारी है ये और एग्रेवेट हो जाए बिकॉज ऑफ कोविड. सो दीज आर द कंडीशंस. इट्स ऑल रिटन डाउन इन वन स्लाइड. आई एम गोइंग टू रीड देम आउट वन बाय वन एंड देन आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस. अगर आपके सवाल आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, दैट्स वेरी गुड. अदरवाइज इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोविड एंड वैक्सीनेशन, you may put your question forward and we'll try to answer it in today's session. So सबसे पहला है इसमें cancer. So we have seen that cancer patients have a higher severity. इनकी जो बीमारी है उसमें थोड़ी इनको तकलीफ भी होती है ज्यादा. They might have अगर कोई active lesions हैं, then these lesions जो हैं इसमें इनको जो भी परेशानी इनको होती है. So this is of course cancer हर एक organ में हो सकता है. So suppose let's say it is something like a blood cancer. So their parameters जो हैं इनके थोड़े से और worsen हो सकते हैं because of COVID. So what they have said is that cancer patients के लिए हमेशा जो इनकी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है इसको हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए. एंड ऑलवेज whenever you are treating a cancer patient तो oncologist को लूप में लेके ही कोविड का ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए. जब भी आप कोविड का यूजुअली आपके जो oncologist हैं वो मे बी दे विल नॉट गिव यू द ट्रीटमेंट फॉर कोविड, लेकिन आप कोविड से जिससे भी बात करते हैं तो आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कैंसर के डॉक्टर हैं, वो ही आपको इसमें गाइड वो आपको उनको आपको गाइड करना पड़ेगा अबाउट दे हैव टू बी इन द लूप इज व्हाट आई मीन. सो इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, लंबे समय तक जीएफआर उनका हाई है, उन लोगों को भी दे आर ऑल्सो एट हायर रिस्क. chronic kidney, any chronic disease. So अगर हम सिर्फ एक फॉर्मूला अगर लें and which would encompass every single disease over here, that would be the formula of CRP less than 1. अगर आप लोगों का CRP less than 1 नहीं है, कहीं ना कहीं कोई inflammatory lesion है, ये और भड़केगी. अगर कहीं चिंगारी चल रही है, वो चिंगारी कोविड की वजह से भड़केगी.
हो सकता है सिवियरिटी ऑफ इलनेस आपको थोड़ी ज्यादा हो। सो अगेन बहुत ज्यादा अगर आपकी सीआरपी ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और ज्यादा सिवियर होने की आपकी संभावना है कोविड की। और अगर इट इज मॉडरेटली हाई विच इज समथिंग अराउंड 3 to 10, देन लेस सिवियर होगी डिजीज, लेकिन अगेन यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स एंड पोस्ट कोविड होने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा है। मूविंग ऑन द लिस्ट, क्रॉनिक लिवर डिजीज। लिवर की अगर आपको अगर आपको फैटी लिवर है, सो अगेन इफ इट्स अ माइल्ड और मॉडरेट ग्रेड देन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिवियर क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर आपको है, लिवर सिरोसिस अगर आपको है, तो हो सकता है कोविड की सिवियरिटी आप में थोड़ी ज्यादा हो। क्रॉनिक लंग डिजीजेस, सो यूजुअली पहले ओमिक्रॉन के पहले जिन लोगों को लंग की बीमारी होती थी, दे यूज्ड टू गेट अ लिटिल मोर सीरियस. Yes, there were some studies in the very beginning, maybe around July of 2020, that was saying that जो asthma के patients हैं उनको इतना severity नहीं होगा, but uh, that is when that study had come out. Not even July, I think June maybe of 2020. एंड उस समय उसमें आया था। लेकिन एस्थमा अगर मॉडरेट और सिवियर डिग्री है, देन कोविड की सिवियर होने की चांसेस थोड़ी ज्यादा हैं। दिस हैज नाउ बीन डॉक्यूमेंटेड। सो एस्थमा ब्रोंकिक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो लंग्स की जो लाइनिंग है ये और थोड़ी सी थिक हो जाती है, थिकन्स। तो वो मोटी हो जाती है। आप समझो, हाउ टू एक्सप्लेन इट, जो लाइनिंग है वो सख्त हो जाती है। सो अगर कोई भी इलास्टिक चीज जो है अगर वो सख्त हो गई, तो वो सख्त होने से उतनी अच्छे से एक्सपैंड और रिलैक्स नहीं हो पाती। तो इसके लिए दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रोंकिक्टेसिस। एंड जिन लोगों को ब्रोंकिक्टेसिस होता है उन लोगों को सिवियर कोविड होने की संभावना है। COPD इज अनदर डिजीज जिसमें आपको सिवियर इलनेस हो सकती है। जस्ट 1 सेकेंड। अगर आपके लंग्स में कहीं पे कोई डैमेज है, कोई स्कार है बिकॉज ऑफ एनी डिजीजेस, सो अगेन मैं इन सब डिजीजेस के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन। अगर इसमें से कहीं पे भी एक चीज ऐसी है जो आपको और समझने की इच्छा है, put it down in the chat box and I will talk about it more. So interstitial lung disease होती है again, so this is another condition जिसमें जो lungs की जो लंग्स में अब छोटे छोटे बलून्स होते हैं जिसमें हवा हमारे पूरे बॉडी में जाती है। तो उसके बीच में जो एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है इन दो बलून्स के बीच में, उसको अगर उसमें फाइब्रोसिस अगर होने लग जाती है तो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। सो इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इफ यू हैव समथिंग कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है लंग्स के अंदर में, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन। एंड अगर आपको पहले ऐसा हुआ है, देन आपकी कोविड-19 की सीरियस होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है, पल्मोनरी इज एनीथिंग रिलेटेड टू द लंग्स। जो लंग्स में जो आर्टरीज और ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें जब ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता है जब हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें हम वो सिकुड़ने लगती हैं, या फिर वो उसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेकिन अगर लंग्स की जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर हम हाइपरटेंशन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एंड एज सच दीज पीपल आर एट रिस्क ऑफ हायर ऑफ सिवियर इलनेस। इसके अलावा डिमेंशिया, सो दोज पीपल हु हैव सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जिन लोगों को डिमेंशिया है, इन लोगों को भी डिमेंशिया इज थोड़ा सा
हाउ डू आई एक्सप्लेन इट हिंदी में, सनकपन जिनमें आ जाता है, ये एज की वजह से भी हो सकता है. So this or any other neurological conditions, because probably they are not able to take care of themselves in the best of ways. Those people might be at a higher risk of developing a serious illness. Um, it has been noted. Of course, there is not बहुत कोई strong and robust study नहीं है, but जिन लोगों को mental health conditions भी होती हैं, those people are also at risk of a higher or severe uh, of a severe illness. I don't understand इसका जो mechanism है, I have been reading about it, but I have not been able to really sort of make a very tangible link. लेकिन मेंटल हेल्थ कंडीशंस जिन लोगों को होता है, स्ट्रेस फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइव्स जो जीते हैं, उनको थोड़ी इलनेस जो है वो सिवियर होती है. डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की कंडीशंस भी जिनको होती हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, दे यूजुअली एंड अप विद अ मोर सिवियर डिजीज. So this is something that is perplexing the medical fraternity as well. So this is also documented, but इसका exact mechanism अभी तक नहीं समझ पाए हैं. So moving on, diabetes जो है, excuse me. So diabetics are also, so long term diabetes जिनकी especially uncontrolled diabetes हैं, उन लोगों को भी ये एक हायर रिस्क फैक्टर इनका होता है. दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस. इनका एनी हाउ जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज रहता है. डिलेड वुंड हीलिंग होती है, जिसका मतलब है कि ये जब भी इनको कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल क्लियरेंस हो या बैक्टीरियल क्लियरेंस हो, इनकी इम्यूनिटी उसको फटाफट बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती फॉर डायबिटिक पीपल. सो दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ सिवियर इलनेस. डाउन सिंड्रोम also is a risk factor. हार्ट कंडीशंस अगर आपको हैं, अगर आपको कॉर्डिनरी आर्टरी डिजीज है, बाईपास हुआ है, कोई कार्डियोमायोपैथी है, इस तरह के अगर कोई भी कंडीशंस हैं, तो अगेन यू आर एट हायर रिस्क. HIV इन्फेक्शन अगर आपको है, स्पेशली इफ इट इज एक्टिव, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, अगर कोई भी कारण से आपका आपका इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज है, वीक है अगर आपका इम्यून सिस्टम, देन यू आर एट अ रिस्क ऑफ severe illness. Sorry, just 1 second. तो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें आपको प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीजेस कुछ होती हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम आपका बचपन से ही वीक रहता है. एंड दीज कंडीशंस, जिन लोगों को ऐसी कंडीशंस होती हैं, दे आर आल्सो एट अ रिस्क ऑफ सिवियर डिजीज. सो मूविंग ऑन, मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में मैंने आपको बताया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू keep your state of mind positive even if you are COVID positive. सो इसका काफी महत्व है. एंड आने वाले दिनों में भक्ति जी जो हमारी HCFI OPD में हमारी जो काउंसलर है, शी इज गोइंग टू बी टेकिंग सम सेशंस इन द हेल्थ दरबार, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स अबाउट हाउ दीज your mental condition, your mental the state of positivity can actually impact your duration of illness, your course of illness. ये सब चीजें जो हैं, ये आप इस पे impact आता है. So we'll discuss that. Overweight and obesity, this is also an important risk factor. This is in fact one of the most जो ये एक साइलेंट ओबेसिटी जो है, ऑफ कोर्स आपको दिखती है सामने, बट इसको इतना हम वेटेज नहीं देते, बिकॉज
डे टू डे लाइफ में आपको इतनी ज्यादा परेशानी इससे नहीं होती. सो एज कम्पेयर टू मे बी कैंसर और क्रॉनिक लंग डिजीजेस जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, मे बी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती विथ ओबिसिटी. बट ओबिसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. एंड ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओबीज हैं उनमें सिवियर इलनेस होती ही होती है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट, me and Dr. KK, and we were trying to work on this as well, एक molecular level पे जाके. So obesity, आपका CRP anyhow it will be high, metabolic syndrome आपका induce हो चुका होगा, शरीर में आग कहीं ना कहीं लगी हुई है, and COVID-19 इसको भड़का देती है. This is pretty much what we had thought about. So pregnancy again, so it was considered a risk factor, but इसके बारे में mixed data है. To be very honest with you, I have not seen the pregnant women I have known in our OPD, they have not really shown very serious symptoms, or they have breezed through their COVID-19 illness. But इसके बारे में mixed data है. There is some data that says that pregnancy में आपको severe illness हो सकती है. लेकिन कुछ डेटा ऐसा भी है जो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको सिवियर इलनेस बहुत ज्यादा नहीं होती. सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, because of the mixed data. And if anyone has any information, if there are any gynecologists here who can throw some light on this and discuss this topic, that would be great. Sickle cell disease or thalassemia. सो दिस इज ये आपके एक जो ब्लड है, ब्लड के अंदर में देयर इज अ लिटिल कुछ अबनॉर्मैलिटी होती है. जिन लोगों को सिकल सेल डिजीज होती है या फिर थैलेसीमिया होता है, तो इन लोगों को भी सीरियस इलनेस होने की संभावना है. एंड स्मोकिंग, सो वी टॉक्ड अबाउट स्मोकिंग yesterday also. We talked about smoking yesterday as well. And क्या हो रहा है? स्मोकिंग जो है कॉन्स्टेंटली आपके जो सेल डैमेज कर सकता है. एंड it is an important risk factor as far as COVID-19 goes, and as far as most of the diseases go. So अगर स्मोकिंग को हम लेते हैं, ये सारी डिजीजेस को भी ये और वर्सन कर सकती है. So as I said yesterday, if there is any good time to quit smoking, it is now. You should consider even one cigarette that you smoke less is going to be helpful towards your better health. So इसके अलावा सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ होता है, कोई भी सॉलिड ऑर्गन है, वेदर इट इज लिवर और लंग और इस तरह के अगर कोई ट्रांसप्लांट आपके हुए हैं, तो यू विल these people, or even bone marrow transplant अगर आपका हुआ है, तो you might be at a higher risk of developing severe illness. इसके अलावा स्ट्रोक और cerebrovascular disease अगर आपको हुई है, this might affect the blood flow to your brain and also cause severe illness. Substance use disorders, अगर आपको अल्कोहल, आप अगर if there is someone who's an alcoholic या फिर कोई और नशा करते हैं, तो वो इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीकर होता है, and they might be at a higher risk of developing severe COVID-19 and TB also. So these are both conditions that affect the lungs, and these two conditions, when put together, COVID-19 and TB, it might end up being a little serious and severe. So these are all the risk factors. Now I'll just take a minute and I will discuss. I will show you one of the जो जब मेरी फैमिली में देयर इज दिस इज रियली लॉन्ग अगो, इसमें कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है. आई हैव शोन दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिफोर.
मैं ये फॉर्म भरती हूँ जब मेरे घर में किसी को कोविड-19 हो जाता है। यू दिस इज व्हाट यू शुड डू। सर ने हमेशा बोला था कि जब भी आपके घर में कोविड-19 होता है तो आपको एक स्ट्रैटिफिकेशन, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज समथिंग दैट आई हैड फर्स्ट, जब सबसे पहले सर से मिले थे, देन दिस इज व्हाट आई हैड शोड हिम एंड वी वर गोइंग टू वर्क ऑन इट, बट ऑफ कोर्स समय नहीं मिल पाया। सो शुरू शुरू में ही जैसे ही कोई कोविड-19 वाले पेशेंट्स जो होते हैं, सर हमेशा क्या कहते थे कि सबसे पहले बच्चों को हटा दो, उनको नहीं होता। फीमेल्स जो हैं इनको थोड़ा कम होने की चांसेस हैं, जो 60 से ऊपर हैं या 75 से ऊपर हैं, then you can consider that these people have a higher risk of developing severe COVID-19. तो जो menstruating females हैं उनको निकाल दो। अगर this is what this is how you used to explain to us कि हमें ऐसे घर में triage करना चाहिए। So in this I had what I had done is I had put a scoring system, age अगर 60 से ऊपर है या फिर 75 से ऊपर है, BMI, diabetes, uncontrolled hypertension. Okay, there's some problem with my computer. I don't know why. Okay, anyway, so this is what you are supposed to do is that every time there is anyone who has COVID in the family, आप उसमें से अपने जितने भी members हैं उनमें देखिए कि सबसे highest risk वाले कौन हैं, and be high alert about those particular people. And जो high risk वाले नहीं हैं, again yes you have to be high alert, but इन लोगों के बारे में specially आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि ये हमारे जो पेशेंट्स हैं, ये हमारे हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं, इनके बारे में क्या करना चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशन हमें उन्हें लेना चाहिए, कोई प्रिवेंटिव डोज, एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड from your doctor. He will have to be on high alert about those particular patients who are at higher risk. This is why it is important to know who are at higher risk of developing a severe disease. And with that, the topic ends for the day. There are only a few questions in the chat box. I'm going to take those, and then we will move on to our next. So by March, COVID cases will come down almost everywhere in India. How will be our life after that? COVID के डर के साथ जीवन आसानी से आगे कैसे बढ़ेगा? COVID का डर क्यों रहेगा इसमें आपको? जब खत्म ही हो जाएगा, then you will not be scared anymore. So that's what I'm not understanding the question anyway. So most likely, so there are a lot of countries that have just said, UK has said कि हमें अब कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, ना मास्किंग की जरूरत है, ना सब मैंडेट्स जो हैं उन्होंने हटा दिए हैं, and they are saying live your life just normally. So most likely in a couple of months we will also be able to do the same. Omicron is going to encapsulate every single person. अभी अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि अब जो कोविड-19 है, दिस विल मूव टू द विलेजेस। विलेजेस में शायद टेस्टिंग बहुत कम होती है, इसलिए रिपोर्टेड नहीं होती, एंड सर्दी खांसी जुकाम समझ के ही वहां पे निकल जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इवन इन डेल्टा बहुत सारे केसेस हमने विलेजेस में नहीं देखे थे। इट इज मोस्टली इन द मेट्रो सिटीज, द ओवर क्राउडेड एरियाज। देयर कुड बी अदर फैक्टर्स लाइक बहुत वेंटिलेशन उनका अच्छा होता है, एंड खुली जगहें होती हैं तो डिसिपेट हो जाता है वायरस। बट आई डोंट नो, बट यस ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है कि इट विल मूव टू द विलेजेस नाउ। मोस्ट लाइकली फोर्थ वेव हमारे नहीं आएगी। स्पेनिश फ्लू में जब 100 साल पहले एक पैंडेमिक से हम गुजरे थे, एट दैट टाइम वी हैड सीन दैट देयर वाज द थर्ड वेव, थोड़ी हल्की आई थी, आई और चली गई, इतना पता नहीं चला। एंड फोर्थ वेव जो है, दैट वाज मच 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 लेसर, इट वाज अ वेरी फ्लैट कर्व। एंड मेरा ये मानना है कि बिकॉज वी आर सो मच मोर एडवांस्ड नाउ, 100 साल निकल गए हैं, वी आर not going to see the fourth wave.
ऐसा मेरा सोचना है, बट अगेन देर आर लॉट ऑफ वायरल फैक्टर्स। अगर कोई बहुत बड़ा म्यूटेशन ऐसा आ गया जिसकी वजह से और फैलने लगे तो वी डोंट नो, बट आई डोंट थिंक एक फोर्थ वेव हम देखेंगे। वैक्सीनेशन इज गोइंग टू हेल्प। ओमिक्रॉन की वजह से जो इन्फेक्शन है दैट इज गोइंग टू हेल्प। पास्ट इन्फेक्शंस की वजह से इम्यूनिटी है, तो ये फैलना थोड़ा कम चाहिए। अगर मेरा ये अनुमान है कि दिस इज द लास्ट वेव, सो इस तरीके से मजाक करते हैं अब बड़े जो स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं कि दिस इज द लास्ट लॉकडाउन, सो एंजॉय इट। इसके बाद और लॉकडाउन अभी हमें अपने लाइफ में देखना नहीं है। सो that's what so as I said, इसमें अभी और आप डरिए ना, डरिए मत, बस सतर्क रहें। दिस इज व्हाट हम ये हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी यही कह रहे हैं, डरना नहीं है, बस सिर्फ सतर्क रहना है। So everyone is saying Omicron is less severe, than why are people dying in hospital from Omicron? Again, जैसा मैंने ये बताया था आपको कि ओमिक्रॉन के वजह से पर से मौत नहीं हो रही है। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, द पीपल हु आर ट्रीटिंग दीज पीपल। वो कहते हैं कि दे आर एडमिटेड फॉर अदर रीजंस, एंड इंसिडेंटली उनमें कोविड हमें नॉट ओमिक्रॉन बट कोविड-19 उनमें डिटेक्ट हो रहा है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एंड अगर बहुत ज्यादा सिवियर कोई इंसान डेबिलिटेटेड पर्सन है तो देन दे माइट हैव अ, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, अगर उसमें से आप समझ लो 3 या 4 ही एक पेशेंट में है, तो देन अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, साथ में डायबिटीज भी है, अगर इस तरह के 60 साल से उम्र ज्यादा है, तो जैसा मैंने आपको वो स्कोरिंग सिस्टम मेरा दिखाया था, उसमें व्हाट आई डू इज कि अगर आप अगेन वो दिख नहीं रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव बीन अ नाइस डिस्कशन। So let's say that someone has uncontrolled hypertension along with diabetes mellitus जिनका इनका HbA1c 7.5 से ज्यादा है, so 2 + 1 3, and along with that he also has CKD, so 4। अगर आपका ऐसे स्कोर अगर आपका बढ़ते जाता है तो you might have a severe disease। So उसमें I have also given scoring for those people who are showing severe symptoms like breathlessness, and अगर ऐसे आपका स्कोर अगर बढ़ता गया तो आपको severe illness हो सकती है, whether it is Omicron or Delta। Any news when will precaution dose start for all age groups? अभी तक तो कोली जी हमें नहीं पता। Is it true that everyone will eventually get Omicron? Your views? I think so. I think सब लपेट में आएंगे। Normal pulse rate bypass surgery 10 years ago. Now pulse rate is 80. BP medicine is taken. So आपका पल्स रेट अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है। अभी जी आपको क्या कोविड-19 अभी हुआ है? अगर कोविड-19 हुआ है देन अ लॉट ऑफ पीपल वी आर सीइंग कि इनको टैकिकार्डिया अभी हो रहा है। पल्स रेट ऑफ 80 इज स्टिल नॉर्मल। 50 55 अगर आपका बेसलाइन है तो देन दिस is of course it is a little higher than your baseline, but still 80 is not something that we need to really take medicines about। अब हमसे आके बात करिए, अगर आपको कोविड-19 हुआ है तो ये अपने आप ही सेटल हो जाता है। वी डोंट ट्रीट वेरी अग्रेसिवली दिस पर्टिकुलर कंडीशन। One can take a vaccine if suffered from fever and cough recently, but COVID test was not done। वन कैन टेक वैक्सीन इफ नहीं, फीवर और कॉफ भी हो रहा है तो 3 दिन तक आपको वेट करना होगा। एंड फोर, आज की डेट में अगर किसी को भी फीवर एंड कॉफ अगर हो रहा है तो दे नीड टू टेस्ट देमसेल्व्स फॉर कोविड-19। सो आई थिंक also one correction I'd like to make, Rajiv Garg ji, I think आई एम नॉट श्योर मैंने क्या बोला, बट आप कह रहे हैं कि मैंने बोला था कि अगर आपका GFR हाई है देन दैट पर्सन इज at higher risk, so that if I said that then that was wrong। लो जितना आपका GFR हाई होता है that is better। lower GFR अगर आपका होता है you are heading towards kidney failure। so I am 2 बार आपने लिखा है, that's why I am just correcting it। the higher your GFR, the better it is. The lower your GFR, the more you're heading towards kidney failure। So if I said that, maybe I made a mistake। So that is the correction that I wanted to make। 2 बार आपने लिखा है, so I'm just saying this। I don't know, maybe I made a mistake there।
अभी कालरा हो गया इनका। अविनाश जी कह रहे हैं कैन डिस्प्रिन आल्सो वर्क एज एन एंटीवायरल ड्रग? गुड क्वेश्चन अविनाश जी। देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ role that has been mentioned in studies, but ये proven नहीं है, so I don't want to make any loose comments. But yes, इसका aspirin भी है, एक और antiplatelet है by the name of dipyridamole, and उसका भी अच्छा action बताया गया है. I wouldn't say exactly as an antiviral drug, but it really does help on multiple levels. And that is why we are giving aspirin from day one to those people who are not at risk of bleeding. So ये again, it's not proven, so I again don't want to say anything further than that. So on that note, I'd like to end the show. राकेश जी का कोई सवाल है? डॉक्टर मीनाक्षी, प्रिकॉशन डोज लिए हुए 12-13 दिन हो चुके हैं, 14 दिन, तो कोई भी वो नहीं था, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं थी, कोई उसका इफेक्ट नहीं था, नॉर्मल लाइफ थी. तो अभी जो है वो अपना भाग दौड़ वाली जिंदगी शुरू कर लें, एक्सरसाइज है, सैर है, आना जाना, ये वो जो जी है बिल्कुल नहीं, भागदौड़ वाली जिंदगी, क्योंकि आपने प्रिकॉशन डोज ले लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, डबल मास्किंग करना है, एंड देन यस यू कैन. अभी ऑलरेडी दिल्ली में तो केसेस वैसे भी काफी कम हो गए हैं, सो मोस्ट लाइकली, बट यस, मास्किंग नहीं छोड़नी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और फिर भागिए दौड़िए, कोई उसमें भागने और दौड़ने में कहीं कहीं पे रोक नहीं है. On that note, I would like to end the session today. Thank you everyone for joining in, and a big thank you to Shivani ji and Bamji ji for bringing in the questions from Facebook, and also a thank you to Rajiv ji for correcting the mistake. We'll be